ओके डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम रहा। हालांकि मैंने पूरे अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से थॉरोली चेक करवाया है और आज उम्मीद करता हूं कि आपको परेशानी नहीं होगी। अगर टुडे इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अ बिट मोर। देखिए, प्रोग्राम बहुत ही अपने ढंग का बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम हमने लाया है आप लोगों के लिए। हाँ, इसमें एक उम्मीद आप हमसे मत करिएगा कि हम ट्रेडिशनली आपको चीजों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जनरल क्लास में ही हो पाएगा। ये जो मेरा हाउ जीएस ट्रेवल दिस वीक है, इसका मेन हम आपको मोटो समझाना चाहेंगे जो पिछले बारे में भी मैंने समझाया था। तो बेसिकली here I just want to cater to the students from both the mediums simultaneously, English as well as Hindi medium. And here we have provided, even you can say PDF in both the mediums. English वाले English PDF को डाउनलोड कर ले, हिंदी वाले हिंदी वाले को कर ले। अब दोनों लैंग्वेज को लेकर चलने में थोड़ी तो परेशानी है, लेकिन जब हमारा क्लास करोल बाग और मुखर्जी नगर अलग अलग शुरू होगा तो खुद बाइफरकेट हो जाएगा। अभी से लेके जून तक 26 जून जबकि हमारा क्लास स्टार्ट होता है तब तक हम आपको स्टूडियो से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस बीच न्यूज़पेपर का यूज करना सीख लीजिए और करेंट को कैसी स्टैटिक से जोड़कर देखा जाता है उसका आप बेहतर तरीका सीख लें। देखिए, जनरल स्टडीज रुका हुआ नहीं। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स के बीच कि जब स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं तो उनको लगता है मेरी जीएस की तैयारी हो गई। कई बार जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा जीएस पैक्टअप है, अब मैं ऑप्शनल पढ़ रहा हूं, तो मुझे हंसी आती है। अरे जीएस तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि तुमने पैक्टअप किया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं अपना इंटरेस्टिंग में एक वाकया कि मैंने पूरी इस वीक में पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक जितने भी स्फीयर से जनरल स्टडीज की, उसमें एक वीक में वो कहां ट्रेवल किया उसको हमने मेजर किया। फ्राइडे मेरा डेडलाइन था, आज सैटरडे है और सैटरडे ऑनवर्ड्स जो भी होगा वो अगले वीक में कवर्ड होगा। लेकिन तब तक मैंने आज सुबह सोकर उठा तो बहुत सारी वो बातें चेंजेज हो रही थी। जैसे हमने पहले ये एक्सपेक्ट किया इकोनॉमी में कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा। क्वांटिटेटिव ईजिंग में थोड़ा टेक्निकल टर्म है, तो वो क्या है कि वो एक तरह से आप समझिए तो अपने इकोनॉमी को में वो पंप करता है मनी ताकि डिमांड क्रिएट हो। तो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो सब इन्फ्लेशन के डर से एक तरह से क्रेडिट कंट्रोल किया, चाहे वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या यूएसए का है, या आपको मैंग जी बताएंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि जून तक वो अमेरिका क्वांटिटेटिव ईजिंग करेगा, उसकी स्थिति सुधर रही। आज मॉर्निंग में पेपर में देखा तो पता चला कि नहीं, यूएसए बहुत डरा हुआ है, उसका कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं ले रहा, वो नहीं करने जा रहा है। और यूएसए रुकेगा तो ईसीबी भी रुकेगा, वो भी अपना क्रेडिट को रिलीज नहीं करेगा। और वैसी स्थिति में फिर इंडिया का आरबीआई क्या करेगा? तो मतलब चीजें इतनी जल्दी बदलती है और हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। जनरल स्टडीज ऐसा नहीं। जनरल स्टडीज हम जैसे खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, हमारे साथ चलता है, हमारा नॉलेज डेली बढ़ता है। हमने वीकली बेसिस पे इस प्रोग्राम को रखा। इस वीक में हम आपके सामने 12 टॉपिक्स लेकर आए हैं, 12 टॉपिक्स। टाइम कम है, हमारा टारगेट है कि 1.5 आवर में आप लोगों को वो चीजें मिल जाए। कुछ चीजें आपको पीडीएफ में फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, साथ में हमने क्वेश्चन दिया। सो माय स्टूडेंट्स, actually from where to start now? First of all, we have to start from the part of international relations. In this week, in the part of India and the world or international relations, I have selected 3 topics. एक टॉपिक है इंडिया का, जिसको मैं आपको टॉपिक का लिस्ट बता देता हूं। एक टॉपिक हमारा बनता है जो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशन में लिया है, वो इंडिया पैराडाइम शिफ्ट टू लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी में इस वीक में इंडिया ने पैराडाइम शिफ्ट किया। लोगों को अभी तक पता भी नहीं चला कि इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया। सेकेंड वन, रफ रोड फॉर एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज म्यांमार। म्यांमार का प्रॉब्लम कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स नए हैं, सो द स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स हियर। And third is how much effective is India out campaign in Bangladesh? अब बताइए, सवाल उठता है खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। पहले मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन,
फिर बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन, परंतु दोनों के नेचर में फर्क है। वो हम उसको डिफरेंस ऑफ नेचर बताएंगे कि जो बांग्लादेश का प्रॉब्लम और मालदीव्स का है। फिर हम दो टॉपिक्स आपके मनीष जी इस मुद्दे को उठाएंगे। एक तो है मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई एज अ सिग्नल टू ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। जैसे आरबीआई ने जो मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी को किस तरह से यूज किया है, और इस बार आरबीआई तमाम कोशिश के बावजूद भी 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर था, फिर भी रेपो रेट 6.5% पर नहीं छोड़ दिया, उसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं की, मतलब हिम्मत नहीं जुटाई। क्यों नहीं जुटाई? नेक्स्ट वन, अब मामला आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए एक्ट का। आप कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोई नई चीज नहीं, 2002 में ही पूछा गया, 2002 में एग्जिस्टेंस में आया है। आप लोग इंटरनेशनल स्केल पर एक एक्ट का नाम सुना होगा जो पाकिस्तान वगैरह पर भी लगाया जाता है, एफएटीएफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा सोचा गया था कि जरूर टेररिज्म के फाइनेंस को चोक करने के लिए कोई एक्ट होना चाहिए, तो इंटरनेशनल स्केल पर एफएटीएफ बना। तो उसी का एक तरह से समझिए तो कोरोलरी में नेशनल गवर्नमेंट्स को भी कहा गया कि आप लोग अपने अपने नेशन के लिए अलग से कुछ बनाइए जिसमें इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग जैसा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अंत में इंडिया ने पीएमएलए एक्ट बनाया। ओरिजिनल एक्ट तो 2002 में बना, 2009 में कुछ चेंज लाए गए, 2012 में चेंज लाए गए। अब इसके बारे में माना गया कि तो बहुत ड्रैकोनियन हो गया है। अब कुछ लोग इसकी तुलना तो आप जानते ही हैं कि बड़े ही ड्रैकोनियन लॉस के रूप में करने लगे हैं, यूएपीए से करने लगे हैं, और इसकी कुछ वजह है, हम डिस्कस करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन पोटेंशियलिटी एंड चैलेंज। अब ग्रीन हाइड्रोजन, ये आपको मनीष जी बताएंगे कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन है क्या ये हाइड्रोजन ब्लेंड है या उससे कुछ अलग है, और इसके फायदे बहुत हैं लेकिन चैलेंज भी है। और न्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी। अब ये देखिए, पर्टिकुलरली अगर आप हमसे पूछेंगे तो दिस वीक इज यूनिक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू कैन से मिटिगेशन ऑफ कार्बन इमिशन। मतलब कार्बन उत्सर्जन के मोर्चे पर इस सप्ताह में इतने सारे कार्य हुए हैं कि हमें एक्साइटमेंट हो रहा है आपको बताने को। और एक दो पैंडेमिक का भी खतरा है, जैसे आपने एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा, तो कहीं नेक्स्ट पैंडेमिक का रूप तो नहीं ले सकता है। थोड़ी बातें ज्यादा लगेंगी लेकिन उसके कुछ कॉजेज हैं। और एक एआई रेगुलेशन वाला मुद्दा आता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत पहले से टॉपिक चला आ रहा है, लेकिन उसके रेगुलेशन संबंधी मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम अरेस्ट। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल वाली घटना या हेमंत सोरेन वाली घटना पुरानी है, और खास के अरविंद केजरीवाल वाली जो घटना है वो भी अब पिछले से पिछले वीक ही घटित हुआ था। लेकिन इस मुद्दे को हमने उठाया और विशेषकर हमने दो टॉपिक्स अंबुज जी के सामने रखा है कि सेफ्टी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अ फंडामेंटल राइट्स, ये आपके पॉलिटी के विशेषज्ञ हैं, एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अरेस्ट। क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स के बीच बहुत भ्रम है कि भाई चीफ मिनिस्टर अगर जेल में रखा जाता है तो उसका फिर पावर में बना रहना कहीं ऐसा तो नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इस बात की क्लैरिटी हो जाए कि किस एक्सटेंट तक चीफ मिनिस्टर को रूल करने का राइट मिले, कहां जाकर उसको रिजिग्नेशन देना चाहिए। क्योंकि आपको प्रीलिम्स में अरविंद केजरीवाल नहीं पूछ सकता, लेकिन हाँ पूछ सकता है चॉइसेस बना के कि किस सिचुएशन में अगर कन्विक्ट कर दिया जाता है तो, या चार्ज लाया जाता है तो, या चीफ मिनिस्टर इज पुट इनटू कन्फाइनमेंट, इन व्हिच सिचुएशन ही इज बाउंड टू रिजाइन। तो यही टॉपिक्स है। इसके अलावा हमने प्रीलिम्स के लिए कुछ एक्सक्लूसिव आपको लास्ट में लगाया है जो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, सारे टॉपिक के साथ हमने पीडीएफ आपको दिया है, साथ में क्वेश्चंस दिए हैं। टाइम कम है तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा सा लुक ईस्ट पॉलिसी में जो एक कुछ नए मेजर्स लिए गए हैं, कुछ नए डायमेंशन जुड़े हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। अब आप कहेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? देखिए, इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया ने अपने रिलेशन को रिवाइव किया था, और नरसिम्हा राव इस पॉलिसी का एक्सपोनेंट थे।
लुक ईस्ट पॉलिसी वहीं से चली, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने उसको चलाया। यूएसए काफी इंथुजियास्टिक हो गया, क्योंकि यूएसए पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में इंडिया के करीब आने लगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। तो लुक यूएसए इंडिया पर बार बार प्रेशराइज करता, बार बार दबाव डालता कि लुक किससे काम नहीं चलेगा यार, एक्ट करिए, एक्ट करिए। और इंडिया को खुश करने के लिए एशिया पैसिफिक का नाम हो गया इंडो पैसिफिक। कुछ क्रिटिक्स का तो यहां तक मानना है कि देखिए, इंडो पैसिफिक जो मोनिकर है यूएसए ने दिया है, दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्लॉय टू गेट इंडिया इन्वॉल्व इन इट्स राइवलरी अगेंस्ट चाइना। यूएसए चीन के साथ जो राइवलरी कर रहा है, उसमें अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जानबूझ के इंडो पैसिफिक नाम देना शुरू किया कि ये भाई इंडिया तू आ जा, पैसिफिक में तुम्हारा बहुत बड़ा क्लेम है। इंडिया गया भी, क्वाड का मेंबर बना, हालांकि ऑकस का नहीं बना, क्वाड का मेंबर बना। आपको हम ट्रेडिशनल में तो नहीं जा सकते, वीक का डेवलपमेंट बताएंगे, हल्की सी पीछे झलक दे देता हूं। लेकिन इसके मेंबर बनने के बाद इंडिया बहुत कैलकुलेटिव रहा, इंडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। और इंडिया इधर एससीओ में भी मेंबर बन के कहीं ना कहीं रशिया और चाइना वाले ग्रुप में भी बैठता रहा। तो इंडिया इस तरह से मिडिल पाथ लेके चलने की कोशिश की, यूएसए के तमाम कोशिशों के बाद। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक्चुअली इंडिया का बहुत बड़ा क्लेम सी में साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, तो काफी दूर इंडिया से पड़ता है। और चाइना हमें ग्रिल करता है लद्दाख रीजन में और नॉर्थ ईस्ट में, तो हम उतनी दूर क्या करने जाएंगे। पहले हम यहां जब लद्दाख में लड़ रहे हैं तो साउथ ईस्ट एशिया वाले कोई आ तो नहीं रहे हैं खड़े होने के लिए। तो हुआ कि भाई ऐसा है कि इंडिया का मेन इंटरेस्ट चाइना के अगेंस्ट में लैंड पर है, सी में नहीं है। इंडिया को इतना इसमें बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एस जयशंकर ने कैलकुलेट किया कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऐसा करते हैं, चाइना को उसके नेबरहुड में उलझाते हैं ताकि उसका रिसोर्सेस बढ़े, उसकी बदनामी बढ़े, उसका ध्यान भी बढ़े। तो इस वीक में क्या हुआ कि फिलीपींस से उसकी तकरार बहुत पहले चल रही थी। एस जयशंकर ने फिलीपींस की यात्रा की, और आप जानते ही हो कि वहां जो मार्कोस फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है उसके साथ बैठक हुई। और पहली बार इंडिया ने अपने पॉलिसी शिफ्ट दिखाते हुए कहा कि हम फिलीपींस के साथ हैं, ओपन सी पॉलिसी में हम फिलीपींस के साथ हैं, एंड इंडिया इज रेडी टू एक्सटेंड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू फिलीपींस। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका की तो बाँछें खिल गई होगी। और इंडिया ने सोचा कि फिलीपींस के मुद्दे में, और एक बार अगर इंडिया ने हिम्मत करी तो बाकी देश भी हिम्मत करेंगे। अब अगले वीक में आपसे इससे जुड़ी हुई घटना बताऊंगा। देखिए, जो बाइडेन इस घटना से कितना इंथुजियास्टिक हुआ कि उसने 3 कंट्री की का एक कॉन्फ्रेंस बुला लिया। अब आपको ईस्ट एशिया में एक नया इक्वेशन दिख रहा है, अमेरिका, जापान और फिलीपींस, इन तीनों की एक डिफेंस ट्रीटी, ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ है। मतलब चाइना को घेरने की एक कोशिश है। तो एक तो अगली वीक में मैं यह डिस्कस करूंगा। दूसरा, आपने मेरा एक रील सुना होगा कि हमने कहा कि वेस्ट एशिया ज्वालामुखी के मुख पर बैठा। अब कल तो मैं परेशान ही हो गया देख कि 48 आवर्स में ईरान ने धमकी दी कि मैं इजराइल पर हमला करूंगा। और कई कंट्रीज ने कहा कि अब इजराइल को खाली करिए। लेकिन हमारा विषय डिबेट का दूसरे वीक में होगा। और नेक्स्ट वन, एक और इश्यू है जो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। यूक्रेन और रशिया के मामले में स्विट्जरलैंड में एक सेशन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडिया भी इनवाइटेड है। रशिया ने बाइकआउट कर दिया, 15-16 को होगा। अब इंडिया उसमें जाने से इंडिया की तो स्थिति बड़ी अजीब हो गई। जब रशिया ने बाइकआउट किया तो इंडिया को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिया जाता है तो रिवर्सल ऑफ ओल्ड पॉलिसी है। अब देखिए, ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए थोड़ा हमें वक्त दीजिए। तब तक इस टॉपिक के बाद हम आपको ले चलते हैं और इकोनॉमी के एक टॉपिक से आपको अवगत कराते हैं। एक इकोनॉमी का जो मुद्दा है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। मुद्दा यह है कि भाई इस बार मैं आपको जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, मयंक जी, आपको बताएंगे कि आरबीआई ने पॉलिसी चेंज 2015 से शुरू एक तरह से करी और गवर्नमेंट ने भी इसमें कोऑपरेट किया। हुआ कि आरबीआई को कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल को प्रधानता देनी चाहिए। इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्योंकि इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमी को 3 ढंग से अफेक्ट करेगा। एक
कंजम्पशन को अफेक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट को, और गवर्नमेंट का जो वेलफेयर मेजर्स है उसको। चलिए, एक उदित पटेल कमेटी बनी, रिकमेंडेशन हुआ 2016 में, एमपीसी जिसको आप कहते हो, एमपीसी आपने शॉर्ट फॉर्म में नाम सुना होगा, तो एमपीसी का गठन हुआ, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं फुल फॉर्म। इसके द्वारा अब बाई मंथली इसकी बैठक होती है 2 महीने पर, और फिर रिवाइज किया जाता है कि भाई किस तरह से किया जाए, क्रेडिट रिलीज किया जाए या क्रेडिट कंट्रोल किया जाए। 2020 के बाद 7th टाइम्स इस बार जब इसका एमपीसी की बैठक हुई तो उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि इकोनॉमी तो अभी मैन की बहुत ही हर कुछ ठीक दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। 2023-24 का जो 3rd क्वार्टर का जो रिपोर्ट आई उसमें हुआ कि हमारा जो ग्रोथ है वो 8.4% है। हम लोग तो बाग बाग उछल पड़े। कल परसों हमने देखा कि हमारा जो शेयर मार्केट है उसे 75,000 का मार्क पास कर गया। सब कुछ है, बस एक ही दिक्कत है, एक ही दर्द है कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8.7%, 9.8% कहते हैं। वेजिटेबल इन्फ्लेशन है वो तो और भी 30% तक पहुंच गया। तो अब हम आपसे एक ही सवाल करना चाहेंगे, इन्फ्लेशन को जड़ से समझाना ये तो आपके लिए कॉमन क्लास में ही पॉसिबल होगा, और हम लोग जो इंटीग्रेटेड पढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन वगैरह तो आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे कैसे बढ़ रहा, कैसे कम हो रहा। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कम होकर 3.4% पर, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी ज्यादा है। तो मुद्दा यह है कि हम बैंक जी से सवाल यह करना चाहेंगे, बल्कि आप लोगों को सुनवाना चाहेंगे, and he will do and he is competent enough to do that, कि जो मॉनेटरी कंट्रोल की पॉलिसी है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में इंडिया में कितनी कारगर है, और इन्फ्लेशन कंट्रोल को इतना इंपॉर्टेंस देने की क्या, अगर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन रहता है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल ग्रोथ भी तो होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आरबीआई लगातार 7 बार से अपने रेपो को अनचेंज रख रही है। स्टेटस क्यू वाली बिल्कुल स्थिति बनी हुई है कि एज इट इज जैसे था वैसे ही चलता आ रहा है। तो इस बात को सर समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि आरबीआई क्या सिर्फ इन्फ्लेशन को ही फोकस करती है? सारी है तौबा जो है इन्फ्लेशन को लेकर ही मची रहती है। थोड़ा सा इसमें इकोनॉमी का 2 स्ट्रक्चर सर है, एक तो सर्विस क्लास है, एक हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अच्छा, जो हमारी आम जनता है, जो पब्लिक चीज़ों को समझती है, हालाँकि पब्लिक तो बहुत ज़्यादा आरबीआई के नॉर्म्स या रूल्स को तो नहीं समझ पाती है, लेकिन जो पब्लिक हमारी समझती है, जिससे हमारी गवर्नमेंट जुड़ी हुई रहती है, वो एक शब्द जिसको हम महँगाई कहते हैं। जब कभी बाई मंथली ये रिव्यू होता है, तो कहीं न कहीं जो लोग पेपर पढ़ते हैं, उनको लगता है कि अरे! महँगाई बढ़ने वाली है या घटने वाली है। तो कहीं न कहीं आरबीआई का एक फ़ोकस इन्फ्लेशन को लेकर के पिछले 10 सालों से ज़्यादा रहा है। हालाँकि अगर वो 10 साल पहले देखें, तो शायद इतना आरबीआई इन्फ्लेशन को लेकर के वरीज़ नहीं करती थी। लेकिन चूँकि जब से ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को मैं बीच में ला रहा हूँ, तो जब से ये गवर्नमेंट है, तब से कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि आरबीआई कुछ ऐसा रिलीफ़ वाला स्टेप ले। तो रिलीफ़ वाला स्टेप लेने का मतलब ये है कि अगर अब जो इकोनॉमिक्स समझते हैं, अगर रेपो रेट को कम करती है आरबीआई, अच्छा अनचेंज्ड का मतलब सिर्फ रेपो रेट को कम करना ही नहीं है, रेपो रेट को बढ़ाने से भी हो सकता है। लेकिन जब अनचेंज्ड की बात हम लोग कर रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कशन में है, उसमें यही है कि 6.5% ही रेपो रेट है, उससे हम कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कम करने के पीछे रीज़न्स होने चाहिए। पहला रीज़न ये होना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारी इकोनॉमी को कुछ बूस्ट की ज़रूरत है? अगर जैसे सर ने अभी शुरुआत में ही कहा आपको इंट्रोडक्शन देते समय कि जैसे फेडरल रिजर्व है, उसने कहा कि भाई हम अब क्रेडिट कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ज़्यादा मनी उसमें डालेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी का शेप थोड़ा बड़ा हो सके। लेकिन देखिए फिर आज उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो पहला तो ये है सीन कि इंडियन इकोनॉमी को ज़रूरत है क्या रेपो रेट कम करने की? आरबीआई ने तो कह दिया अभी हमें नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट हो रही है। 8.4% का हमारा प्रेज़ेंट जीडीपी आगे बढ़ रहा है। आरबीआई ने कहा कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम एप्रॉक्स 7.4% से आगे बढ़ेंगे। ज़रूरत कब होती है? हमें ज़रूरत तब होती है जब हमारी इकोनॉमी डाउन चल रही हो या इकोनॉमी कुछ ऐसा डिफ्लेशन टाइप का लग रहा हो, कोई रिसेशन की समस्या हो रही सॉरी हो। फॉर इंटरप्शन, यस। एक चीज पर मैं आपका संज्ञान, मतलब आई जी। हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन। ग्रोथ तो दिख रहा है,
जी लेकिन इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, राइट राइट कंजम्पशन लेड ग्रोथ नहीं। राइट सर गवर्नमेंट ने कैपेक्स 11 लाख करोड़ किया है राइट इसमें। राइट बिल्कुल ये तो आर्टिफिशियल है। सर। मैं इसी पर आ रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि सर्विस सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो हमारी पब्लिक जो देख रही है, अच्छा पब्लिक कह रही है नहीं महंगाई तो है, और आरबीआई कह रही है हम तो रेपो रेट को नीचे कर नहीं रहे हैं। अच्छा जो हमारा जीडीपी है, जो बूस्ट जीडीपी है, जो सर ने बताया ड्यू टू इन्वेस्टमेंट है, यानी बाहर से काफी काफी लोग आ रहे हैं, वो आप एफआईआई कह सकते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पैसा काफी लगा रहे हैं, और उससे भी जीडीपी बढ़ती है। अच्छा जीडीपी सर किसी एक रीजन से बढ़ती नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पैसा काफी आ रहा है, कैपेक्स के जरिए आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये बढ़ी हुई जीडीपी का फायदा क्या उस प्राइमरी सेक्टर को मिल रहा है? शायद हम कहेंगे कि नहीं मिल रहा है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो उसका ग्रोथ रेट है सर वो डिसमल में है। यानी शुरू से ही ऐसा नहीं है कि अभी हमारा प्राइमरी सेक्टर नीचे है और सर्विस सेक्टर ऊपर है। आप अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे तो भी हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो लगातार आगे बढ़ा है, और कहीं ना कहीं जो हमारा अभी सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फूड इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो सकता है। तो जो कंसर्न का पॉइंट है हमारे लिए वो है फूड इन्फ्लेशन, और इसीलिए शायद जो कोर इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है वो, अच्छा एक चीज और है सर, आरबीआई की अपने लिमिटेशंस है। आरबीआई मतलब एकाएक ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं हम रेपो रेट्स को कम कर दें। रेपो रेट्स को लेकर के बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, कि अगर आरबीआई रेपो रेट्स को कम करती है तो कहीं ना कहीं लोगों को लोनिंग करने में या तमाम चीजें करने में उनको थोड़ा इजी होता है। लेकिन फिर भी आरबीआई ने कहा है कि नहीं अभी हमें जरूरत नहीं महसूस हो रही है, जिसके पीछे कई सारे उसने रीजंस दिए हैं। तो एक एक करके मैं दो चार रीजन बता दूं सर ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। बाकी पीडीएफ सबने आपको दिया हुआ है, आप पीडीएफ देख लीजिए। पहला तो ये है कि हमारा कोर इन्फ्लेशन अंडर द लिमिट है, यानी हम बहुत ज्यादा भाग नहीं रहे कोर इन्फ्लेशन को लेकर के। हमारा फूड इन्फ्लेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये एक थोड़ा कंसर्न का पॉइंट है। इस पॉइंट को लेकर के भी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक थोड़ा कंसर्न है, और आरबीआई ने भी सोचा कि हम अगर हम रेपो रेट को कम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के रूप में जाएगा। यानी ओवरऑल कंक्लूजन पे जाएंगे तो आरबीआई का एक कंसर्न इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन से नो डाउट जीडीपी इंपैक्ट होती है। तो क्या हम ये कहें कि आरबीआई जीडीपी नहीं चाहती है? नहीं, जीडीपी भी हमारी अच्छी है, आने वाले टाइम में हमारा जीडीपी भी अच्छा है। दो साइड्स का और डिस्कशन करेंगे इसमें, एक डिमांड साइड्स एंड सप्लाई साइड्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो बिल्कुल वो वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बिल्कुल मानसून पे डिपेंड करता है सर। तो जो हमारा एल नीनो और ये जो है एल नीनो का इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है, और एल नीनो की वजह से हमारा सप्लाई साइड काफी इम्पैक्ट करता है क्लाइमेटिक रीजन में। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा मनीष सर एल नीनो को थोड़ा सा यस यस, हम एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे इन्फ्लेशन को अब है कि भाई चलो सप्लाई साइड से ही हो सकता है, तो ला नीना जी उम्मीद की जा रही है कि अब सेकेंड हाफ ऑफ दिस 2024 में ला नीना का इम्पैक्ट आना शुरू होगा और हम लोग अच्छे मॉनसून की कल्पना करें, जी देन द एग्रीकल्चर विल इंप्रूव एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो बस एक मिनट में आप, चूंकि टाइम कम है, ला नीना और एल नीनो इन दोनों के इम्पैक्ट के फर्क को बच्चों को समझाएं। सर बस बेसिक की बात, बहुत बेसिक सी बात है इसमें। जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न अमेरिका, जहाँ पे पेरू चिली ये सारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे जनरली क्या होता है कि एक कोल्ड करंट है जिसको बोलते हैं पेरुवियन करंट। उस कोल्ड करंट होने की वजह से वहाँ पे दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, और वहाँ से हवाएं जो होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया होते हुए इंडिया की तरफ आती हैं इन जनरल। लेकिन जब अल नीनो का कंडीशन होता है तो वहाँ पे जो कोल्ड करंट है वो वार्म करंट से रिप्लेस हो जाती है, और जो ट्रेड विंड है जो इन हवाओं को और उस गर्म पानी को लेकर के आती है हमारी तरफ, वो वीक हो जाती हैं। ऐसे केसेस में हमारे भारत में बारिश होना कम हो जाता है। ये अल नीनो का केस हमारा हुआ। तो जब कभी भी अल नीनो ऐसा होता है तो इंडिया में बारिश कम होती है और ड्रॉट जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं जनरल, जो कि अभी राइट नाउ है। लेकिन ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर ये जो अल नीनो है वो ला नीनो से रिप्लेस हो जाए, और वैसा कुछ होगा तो हमारे देश में बारिश जो है वो ज़्यादा मात्रा में होगी, और इससे हमारा क्या है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि जनरली जून से लेकर के सितंबर तक हमारा होता है मानसून, लेकिन इस बार हो सकता है कि पूरा अक्टूबर तक बारिश हो, क्योंकि सेकेंड हाफ में ला नीनो आ रहा है। जनरली जो अल नीनो क्लाइमेटिक एक इवेंट है जो 2 से 7 साल में कभी भी आता जाता रहता है, इसका कोई फिक्स
मतलब इसका मतलब है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी कितना रिलेशन जी है। जी बिल्कुल। अब इसमें है, अब हम यहाँ पर मयंक जी से एक सवाल ये करना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि आप चलते हैं काकरोच को मारने और छिपकली भी मर जाती है, जी तो वही कर रही है आरबीआई। पहली बात है कि आरबीआई का जो मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी है वो फूड इन्फ्लेशन को रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकते, राइट। वो ज्यादा से ज्यादा ही करेगा फूड इन्फ्लेशन को, वो मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में ट्रैवल नहीं करने देगा, जी मतलब वहां ना जाए। जी लेकिन इसका एक प्रॉब्लम तो ये भी है कि आप इस तरह से अगर फूड इन्फ्लेशन के कारण अगर आप रोकते हो क्रेडिट को जी और क्रेडिट कंट्रोल करते हो, तो आपका जो अभी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा पे कर रहा है, वो भी हो सकता है उसके दबाव में उसका कचूमर निकल जाए। बिल्कुल सर, ये एक तो चांस बनता है कि अगर हम लगातार रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे, या जैसा कि हालांकि इंटीमेट किया है आरबीआई ने कि आने वाले जो बाई मंथली हमारा रिव्यू होगा उसमें ऐसे ऐसे चांसेस हैं कि हो सकता हो इस बार रेपो रेट को कुछ कम करके फिर से मनी बूस्टर काम करे, हम जीडीपी को और आगे ले जा सकें। लेकिन चूंकि एक जो फूड इन्फ्लेशन है सर, वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसा कि हम लोग प्रेजेंट में भी देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों के वेजिटेबल्स वगैरह के रेट्स काफ़ी हाई हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट अभी सर ने बताया कि किस तरीके से लानीना और एल नीनो हमारी सप्लाई साइड को इम्पैक्ट करती है। और सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम कॉकरोच को मारने के चक्कर में कहीं छिपकली को भी कहीं न कहीं उसका शिकार बना रहे हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि आने वाले टाइम में आरबीआई ज़रूर इस पर फ़ोकस करेगी, और कहीं न कहीं जो अभी हम लोग क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, वो और क्रेडिट क्रिएशन होगा। यानी सवाल ये है कि क्या कितने समय तक, कितने लंबे समय तक आरबीआई अपने आप को कंट्रोल कर पाएगी रेपो रेट को अनचेंज करने से? तो मुझे तो लगता है सर आने वाले टाइम में आरबीआई को बहुत जल्दी स्टेप लेने पड़ेंगे कि थोड़ा-सा रेपो रेट को वो चेंज करे या थोड़ा-सा और नीचे लाए, ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ सके। अगर हम सर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैं 2-4 बातें बच्चों को बताना चाहूँगा कि उन्हें पॉइंट ऑफ जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है अभी जून में, उसमें क्या-क्या उनको दे के जाना चाहिए। एक तो जो सबसे बढ़िया टॉपिक है कोर इन्फ्लेशन, उसको ज़रूर देख कर के जाएँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन को देख कर के जाएँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और आरबीआई के द्वारा जितने भी लेंडिंग रेट्स है, चाहे वो रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, या जो भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, उसको देख करके जाएँगे, क्योंकि ये अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है। और हर बार यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात कर लें या मेंस में एमपीसी को लेकर बात कर लें, सर ये हॉट टॉपिक्स बने रहते हैं। बिल्कुल ही, हमने इसलिए क्वेश्चन भी रख दिया है इसमें हमारी टीम ने, इज इन्फ्लेशन कंट्रोल थ्रू मॉनेटरी कंट्रोल पॉलिसी ऑफ आरबीआई हेल्दी एंड इफेक्टिव इन प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडिया, गिव आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ योर व्यू। और एक प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन डाल दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैं हिंदी में भी मैंने डाला हुआ है क्योंकि दोनों को बोलने में टाइम लगेगा, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सॉरी कि मैं आपको एक ही लैंग्वेज में बता रहा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन, इन्फ्लेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द पुअर मोर देन द रिच, करेक्ट? Correct. Inflation adversely affects consumption. That is also correct. Right. Inflation produces an adverse impact on the balance of payments. Even that is correct. अब correct है. How many of the above statements are correct? तो A only one, B only two, C all the three, D none. Okay. अब हम अंबुज जी को, जो पॉलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, इनसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहेंगे और आप इसको शॉर्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, जो परीक्षोपयोगी है, दैट इज यू कैन से यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन, यू हैव टू पुट द पॉइंट। इस बार इस वीक में जैसे जनरल स्टडी में आपके पॉलिटी में एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एक टाइम था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बनाया था और जो जुडिशियरी है उसको उसका गार्जियन बनाया, प्रोटेक्टर बनाया। लेकिन जुडिशियरी को जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सप्लीमेंट करने का काम जुडिशियरी करता है, क्योंकि हमारा रिसोर्सेस हमारे पास ऐसा नहीं था, इसलिए बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे लिए बड़ा इंडिस्पेंसेबल थे, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख दिया कि चलो अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन इतने काबिल और इतने सक्षम हुए तो अपना फंडामेंटल राइट्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का जो इतना एक्सटेंशन किया है वो जुडिशियरी ने किया। इस वीक में उसने फिर एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आइटम से फिर फंडामेंटल राइट्स में उसने एक्सटेंशन कर दिया कि भाई क्लाइमेट चेंज, दैट इज individual is having a right against climate change and that should be placed under the provisions of fundamental rights article 14 and 21। yes. right to life के तहत भी इसको रख दिया गया।
तो इसमें जरा आप अपना विचार प्रकट करिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या यूजफुल हो सकता है अगर उनको आज की तारीख में लिखना हुआ इस टॉपिक पर, जी। तो क्या लिखेंगे? हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, ये बेसिकली आई थी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और लेसर फ्लोरिकन्स जो हैं, उनके जो हैबिटेट है, उनके ऊपर से हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस पास कर रही थी, तो उनके हैबिटेट को डेंजर था। दैट्स व्हाई द प्ली वाज इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि एन इंडिविजुअल हैज अ फंडामेंटल राइट टू गेट इफेक्टिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एडवर्सरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और इसके तहत उन्होंने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में इस फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब देखा जाए तो डीपीएसपी में आर्टिकल 48A में और फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A सब क्लोज जी में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था। एक में ये जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, और एक में जिम्मेदारी गई थी सिटीजन्स को कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला, व्हेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है, देन इट बिकम्स अ राइट अंडर अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स बनते हैं इंडिविजुअल के। सर, इसमें एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट की थी कि ये बेसिकली राइट टू हेल्थ के अंदर आता है। आर्टिकल 21 में जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लिसिटली इंक्लूड किया था कि दिस इज अंडर राइट टू हेल्थ। ऐसा नहीं है कि राइट टू हेल्थ सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला है। जब दिल्ली में याद हो पहली बार ऑड एंड इवन कार्स का जो स्टार्ट हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर राइट टू हेल्थ को हाईलाइट किया था, राइट टू क्लीन एयर एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सो इधर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हेल्थ के अंदर और एक चीज इंक्लूड कर दी है, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये चीज थोड़ी यहां देखने वाली बात है। दूसरी चीज ये है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट जब बात करता है राइट टू हेल्थ की, तो वो बेसिकली उनको रिलेट करते हैं राइट टू लाइफ से। राइट टू हेल्थ अगर नहीं होगी तो आपकी राइट टू लाइफ जो है उसको आप फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में इसको आर्टिकल 14 में भी इंक्लूड किया है, दैट मींस राइट टू इक्वालिटी को में भी इसको इंक्लूड किया है। रीजन बिहाइंड कि अगर ऐसी ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है, उससे और गवर्नमेंट जो है अगर कोई पॉलिसी मेजर्स लेती है, व्हाट विल हैपन, इट विल रिड्यूस द एनवायरमेंटल इनजस्टिस, इट विल रिड्यूस द प्रोटेक्शन गैप्स। और जब ये चीजें रिड्यूस होंगी तो जो वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिनको पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। उनके तो एक राइट टू इक्वालिटी जो है उनका हार्म वायलेट जो है इस केस में नहीं होगा। दैट इज व्हाई उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया। और जी, Just one question that is coming to my mind, but I think it remains to be in the law book. Law book in that sense कि Supreme Court has taken so many decisions, but government is very, you can say, slow in implementing all these things. अब adverse impact of climate change, that is a global problem, एग्जैक्टली क्योंकि नेशनल स्केल पर भी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, और ना आप एक्सटेंड डिसाइड कर सकते हैं कि किस हद तक मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि अंबू जी, मुझे एक सवाल ये करना है आपसे कि इसका फायदा आपको कुछ नजर आ रहा है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? सर देखिए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो एनवायरमेंटल ट्रीटीज हुई हैं उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात की है, कार्बन बजटिंग की बात की है। सो इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू स्टिक टू इट्स कार्बन बजट, इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू stick to the greenhouse gas emission targets। और पब्लिक भी डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, एग्जैक्टली आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट में चली जाएगी। जी जी तो एग्जैक्टली पहले ये तो कम से कम इंपावरमेंट होगा पीपल का। एग्जैक्टली। हो सकता है कि हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट भी थोड़ा सा मजबूत हो जाए इससे। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और मजबूत होंगी सर इससे। हाल फिलहाल में देखें तो आज सुबह ही एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है जहां पे यूरोपियन कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ने स्विस गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है किस बात के लिए, कि वहां पे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। सेक्शन 8 ऑफ यूरोपियन ह्यूमन राइट्स का जो सेक्शन 8 है उसका वायलेट हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कार्बन बजट को स्टिक नहीं किया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो टारगेट्स थे उस पे वो स्टिक नहीं कर रही है। तो एक ये देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे एक प्रेसिडेंट जो है ये एस्टैब्लिश हो रहा है, जहां पे कोर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट को फोर्स कर रही हैं टू टेक सर्टेन एक्शंस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब देखिए, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं जो पराली वगैरह वाली घटना जलाने की होगी,
that is stubble burning. जी सर. So it can solve the problem of stubble burning in future. Suppose in Punjab, in Delhi it converted into a gas chamber. chamber. अब दिल्ली का Exactly. कोई सिटीजन उठेगा और सुप्रीम कोर्ट चला जाए. बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं सर इसमें. अब गैस चैम्बर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति उठेगा, सुप्रीम कोर्ट चला बिल्कुल. जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहेगी कि पराली बंद करिए. जी जी बिल्कुल. फर्क तो पड़ेगा. बिल्कुल पड़ेगा सर. चलिए, बहुत गुड साइन है. अब हम आपसे जानना चाहेंगे इन्वायरमेंट पर के मतलब क्या कर सकते हैं आप उसको. कार्बन इमिशन, ऑन द फ्रंट ऑफ कार्बन इमिशन द गवर्नमेंट हैव टेकन सो मेनी मोमेंटस स्टेप्स. जी एक फोटोवोल्टिक सेल्स पर हुआ है. जी दूसरा डिसीजन गवर्नमेंट का है जिसको कहते हैं ग्रीन कार्बन एक्सचेंज. जी ग्रीन कार्बन एक्सचेंज जस्ट लाइक द मार्केट. आप इससे पहले जो आपने देखा था कि जो कार्बन ट्रेडिंग, ग्रीन क्रेडिट पॉइंट्स हाँ, दे आर प्रोवाइडिंग. वो दे प्रोवाइडिंग. तो ये एक दूसरी घटना हुई है. इसके अलावा इन्वायरमेंट के फ्रंट पर रिसेंटली आप देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस पुश. अब सवाल ये उठता है कि द ग्रीन हाइड्रोजन पुश के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि भाई हाइड्रोजन ब्लेंड तो पहले भी पेट्रोल में होता रहा था, 5%. तो फिर 5% से 10% अब 20 तक का हाँ, टारगेट भी रखा गया. टारगेट रखा गया था. तो अब यह है कि ये जो अब ये ग्रीन हाइड्रोजन पुश का जो प्लान गवर्नमेंट ने लाया है वो कैसे इससे अलग है. तो मैं आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा सा शॉर्ट में जितने भी मेजर्स हैं जी, इन्वायरमेंट उस सब के बारे में थोड़ा अपना राय दीजिए. जैसे सर इस हफ्ता देखा गया है कि जो भारत सरकार है, खास करके जो हमारा CO2 एमिशन ज्यादा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ी समस्या रही है, हमारी क्लाइमेट चेंज समस्या रही है. तो इस हफ्ते देखा गया है कि भारत सरकार ने काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं और काफी इस पे स्ट्रेस दिया है कि किस तरह से CO2 एमिशन को कम किया जाए. और इसी को ध्यान में रखते हुए CO2 एमिशन को कम करने, उसको मिटिगेट करने और साथ ही साथ जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है उसको बढ़ावा देने पे काफी जोर दे रही है भारत सरकार. और ऑफ कोर्स यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत बर्निंग इशू है यूपीएससी स्टूडेंट्स को अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने क्या किया कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रही है सरकार, जिसके अंतर्गत हम ऐसे जिससे अगर देखा जाए कि पूरा CO2 एमिशन होता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो भाग है लगभग 22% जो हमारा CO2 एमिशन होता है वर्ल्ड वाइड, वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो ऐसे केसेस में अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर सकें, जिससे जीरो कार्बन एमिशन होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर वेपर, जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा, कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगा, दैट्स ऑल. लेकिन CO2 के बढ़ने से हमारा क्लाइमेट चेंज की समस्या बनी रहेगी. तो भारत सरकार ये चाह रही है कि धीरे धीरे हम लोग अपना जो फ्यूल है, जो हम ट्रेडिशनल फ्यूल है पेट्रोल डीजल, इनसे धीरे धीरे हट करके अपना हम आ जाए हाइड्रोजन फ्यूल. ये उनकी फोकस है. हालांकि कुछ का चैलेंजेस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस होती है, इसको स्टोरेज का प्रॉब्लम. स्टोर करने के लिए जैसे कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूल को स्टोर करने के लिए लगभग 11 मीटर क्यूब बड़ा सा एक टैंक चाहिए होगा जिसमें स्टोरेज हो. इसके अलावा जो अभी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 350 से 400 रुपए हमारा पर केजी पड़ जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट. तो अभी धीरे धीरे हम लोग इसको चाह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वायबल हो जाए. तो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रही है एट प्रेजेंट. ओके ओके. अच्छा, इसके बारे में जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जो 10 स्टेट्स में, हालांकि इसका अनाउंसमेंट तो हमें याद है कि अक्टूबर 2023 में ही किया गया था. इट वाज नॉट अ न्यू थिंग. इम्प्लीमेंटेशन इस बार हुआ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसमें आ गया है. ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई. ये तो बेसिकली इकोनॉमी के इंटरेस्ट का भी है. क्या है कि कार्बन ट्रेड है एक तरह से, कि भाई आप जैसे अगर कोई हमें कहे कि भाई हेल्थ के लिए कोई कहे कि भाई स्मोकिंग छोड़ दीजिए तो पॉसिबल. अब हम वैसे स्मोकिंग नहीं करते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. तो जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना है और कोई चेन स्मोकर है, तो एक डॉक्टर उसको सुझाव देता है कि ठीक है, तुमको हम दिन भर में 2 सिगरेट पीने की अनुमति देंगे, लेकिन तुमको उसके बदले में थोड़ा जॉगिंग करना होगा. कुछ उसी तरह की बात है कि ठीक है, आप इस फॉरेस्ट को काट लीजिए, डेवलपमेंट करना है, लेकिन इसके बदले आपको उतना फॉरेस्ट कहीं एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. तो हमको याद आ गया कि यूरोपियन यूनियन ने इसी तरह का कार्बन ट्रेड सिस्टम दिया कि भाई कार्बन आप बचाइए, उसको व्यापार करिए. जी. तो चलिए, एक प्रैक्टिकल है कि कम से कम इंट्रोड्यूस द मार्केट फोर्सेस
इन कार्बन इमिशन जी कि मार्केट फोर्सेस जो कि 100% जो कि डॉक्टर भी काबिल हो गए कि सिगरेट छोड़ नहीं सकता, डायबिटीज है, शुगर छोड़ नहीं सकता, कहेंगे कम करिए, कम। तो कम एक करना चीज भी एक पूछो। सोल्यूशन। जैसे सही हम बात, लोग सही डेवलपिंग बात। कंट्री है और हमें भी डेवलप होना है, और जैसे जो बाकी डेवलप कंट्रीज है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। तो इसके लिए कई सारे मैकेनिज्म समय समय पे आते रहते हैं। उनमें ये बहुत ही एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है। जैसे हमारा कार्बन ट्रेडिंग था, वैसे ही ग्रीन क्रेडिट पॉइंट्स है कि यस, अगर आपको किसी खास क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप करना है और वहां पेड़ काटने की जरूरत है, तो आप क्या कीजिए कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है वहां पे आप पेड़ लगा पेड़ दीजिए लगा देंगे। और फिर आप वहां पे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर लीजिए। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है कि हम लेकिन इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक है। अब झारखंड में क्या है कि गवर्नमेंट ने चाहा कि चलो हमको कुछ प्रोजेक्ट लगाना है, हमें कुछ फॉरेस्टेशन करना है, अब लैंड ही नहीं मिल पा रहा है उनको, कहाँ फॉरेस्टेशन ये करें। भी एक issue है। एक फॉरेस्ट को डैमेज करने के बाद दूसरे फॉरेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जी कहाँ लगाएंगे? किसी के घर पर दरवाजे पर तो आप पेड़ नहीं लगा देंगे। जी दैट इज गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम। खैर चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब सर फोटोवोल्टिक सेल्स इसमें कुछ हुआ है, जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लान लाया है, आपने जी। देखा होगा, तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट शायद फोटोवोल्टिक सेल्स में कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन करने जा रही है, लेकिन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन के बजाय सब्स्टिट्यूशन की बात सोच रही है। कर रहे हैं। जी तो जरा उस पर फोटोवोल्टिक सेल्स पर जो अभी रिसेंट में कुछ स्टेप लिया गया है उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। सर, ऐसा है कि जैसा कि फोकस सरकार का है क्लाइमेट चेंज से बचना, और हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2070 तक। ऐसे में भारत सरकार ने ये टारगेट लिया है कि 2030 तक जो हम टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपने देश में, उसका 50% जनरेशन जो हो जाए वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से हो जाए। यस, और यदि अपने देश की बात की जाए तो लगभग 750 गीगावाट प्रोडक्शन करने की क्षमता हमारे यहाँ सिर्फ सोलर से है। बिल्कुल और हमारी जो 2030 तक टोटल आवश्यकता होगी वो लगभग 1000 गीगावाट होगी। बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल सोर्स से जनरेट कर दें तो हम अपना हाफ कर चुके होंगे 230 तक ही। और ऐसे में हमारा अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे देश में 365 दिन होते हैं एक साल में, जिसमें से लगभग 300 डेज होते हैं वो क्लियर एंड सनी डेज होते हैं। बिल्कुल मतलब कि हमारे पास काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने उसका उपयोग करके बेहतर प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए खास करके, कि आजकल भारत सरकार कई सारी योजनाएं लेकर के आ रही हैं और इस फोटोवोल्टेइक जो सेल हमारा है, सोलर पैनल्स हैं, रूफटॉप है, इनको बढ़ावा देने के लिए। तो उसके अंतर्गत एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जिससे बच्चों को काफी हेल्प हो जाएगा उसको याद रखने में भी और इम्प्लीमेंट करने में भी अपना नेक्स्ट लेटर ऑन। जैसे सर क्या होता है कि जनरल एक जो हमारा सोलर पैनल होता है उसका लाइफ 20 से 30 साल होता है, एवरेज हम 25 मान लेते हैं। बहुत हाई क्वालिटी हो तो 40 साल भी हो सकता है। अगर हम उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें तो 4 साल में जो हमारा बिजली बिल आता है उतने ही कॉस्ट में अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, तो हमें वो 21 ईयर तक फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी हम बिल हमें नहीं देना पड़ेगा, हम यूज कर सकते हैं। एक ये डेटा है जो कितना बेहतर है, लोगों को पता नहीं है। उसमें भी भारत सरकार 40% सब्सिडी दे रही है, और साथ ही साथ अभी की व्यवस्था ऐसा है कि कोई अपने घर में सोलर पैनल लगाना चाहे तो बैंक 80% तक लोन भी दे रही है। ओके। अभी तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप करिए। इसलिए सर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले और कार्बन एमिशन कम हो। तो इसमें एक डेटा मैं इनपुट कर दूं कि सोलर पैनल्स के लिए भी आप अगर 3 किलोवाट के पर जाते हैं अप्लाई करने, तो उसका पूरा कॉस्टिंग आता है 1,70,000 रुपीज। लेकिन बिल्कुल। सर उस पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 1,10,000। इस सब्सिडी का सर फायदा मैंने पर्सनली उठाया हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा। नेट मीटरिंग जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, Right. उसके तहत ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। तो अच्छा है अगर हम लोग की तो discussion आई में लोग myself मैंने taken the तो- benefit हाँ। of this. और खास करके सर ये जो लोग एसी यूज करते हैं घर में, उनके लिए तो ये मस्ट है, उनका बहुत पैसा बचेगा। हालांकि सही एक तरफ हम पैसे बचाने की बात करें, दूसरी तरफ तो क्या इस ग्लोबल करके हम वार्मिंग फ्यूल नहीं होगी emission अगर बढ़ा एसी यूज रहे हैं। करेंगे, सोलर पैनल की यूज करेंगे उस एनर्जी को, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट नहीं होगा? कंपेरेटिवली बहुत कम होगा अच्छा। एज कम्पेयर टू जो हमारा अभी लगभग 60% के आसपास हम जो कोल से पावर जनरेशन कर रहे हैं, वो तो रिड्यूस होगा धीरे धीरे अल्टीमेटली। गवर्नमेंट तो खुद भी 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर आप देख रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, पीएम कुसुम लाई है, सो मेनी प्लान्स आर देयर। लोग चाहे तो उससे फायदा उठा सकते हैं। तो हम लोग का डिस्कशन जारी है और हम आप दूसरे इश्यू पर आते हैं। सो माय फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बार इंडिकेट कर दूं, एक्चुअली यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू गेट द पीडीएफ डाउनलोडेड,
क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन भी रख छोड़ा है और जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है उस टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको स्टडी मटेरियल के रूप में भी दिया गया है। जो स्टूडेंट्स पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं या कर रहे हैं तो वो अपने ट्रेडिशनल के साथ हर टॉपिक के बाद पेजेज को खाली छोड़िए और हर वीक में आप हमारे साथ चलिए, उसको आप ऐड करिए। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो सोचेंगे भाई हमारा क्या यूज है। आपके लिए यूज ये है कि आप जब न्यूज़पेपर उलटते हो तो सारे न्यूज आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। आप इस डिस्कशन को सुनेंगे तो पता चलेगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब कि सारे न्यूज हमारे काम के नहीं होते। वे न्यूज हमारे काम के होते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे सब्जेक्ट डिफरेंट सोशल साइंसेस में कुछ नए आयाम, कुछ नए डायमेंशन जोड़ रहे हो। सो दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। तो इसलिए जो नए स्टूडेंट्स वो भी आप हमारे प्रोग्राम से लिंक करिए और जब हमारा क्लासेस शुरू होंगे तो हमारे क्लासेस के पार्ट होंगे। जैसे हमारे ट्रेडिशनली आज हम इन्फ्लेशन आपको बहुत शॉर्ट में या बाकी चीजें बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, वो हमारे पूरे प्रोग्राम के बेसिक एंड एडवांस फाउंडेशन के हिस्सा होंगे, जिसमें हम पूरी स्टैटिक पार्ट के साथ करेंट को जोड़कर आगे बढ़ेंगे और हर वीक में आप हमारे साथ चलेंगे। इसी के साथ मैं एक अब नया मुद्दा डिस्कस करता हूं। मैं मैगजीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक टॉपिक है और वह टॉपिक बेसिकली आपने सुन रखा होगा, अभी काफी चर्चा में है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। यह एक्ट चर्चा में है, कुछ तो इसको यूएपीए से भी कंपैरिजन करने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बेसिकली इंटरनेशनल स्केल पर बात हुई जब टेररिज्म 1990s में जोर पकड़ा और उसमें टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के रूप में आया, क्योंकि टेररिज्म खास कर आपको नार्को टेररिज्म का प्रॉब्लम उस समय आ गया था। नार्कोटिक्स मतलब ड्रग्स का वो ट्रेड करते थे, पैसे के सप्लाई वहां से आते थे और पूरी दुनिया के बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स में उनके मनी डिपॉजिट होते थे। तो अब उसको कैसे उस पर अटैक किया जाए, तो इसके लिए एक इंटरनेशनल स्तर पर एक लॉ बनाया गया था। वो आपको 1989 में ही बना था, FATF उसको कहते हैं। तो वो एक्ट बना, उसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया गया कि आप लोग अपने अपने नेशन सेंट्रिक लॉ बनाइए जो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंस को भी करे और किसी तरह से जो बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज है उस पर कमांड करे। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ यह एक्ट 2002 में बना, हालांकि उसमें नए नए आयाम जुड़े 2009 में, 2012 में। अब ये बड़ा नोटोरियस हो गया है क्योंकि इसमें टेररिस्ट तो कम पकड़े जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो अब ये समस्या इसमें आ गई है कि इसमें ईडी को बहुत ज्यादा पावर है और बेल भी नहीं होता, क्योंकि बेल के लिए दो कंडीशंस ऐसे दे दिए गए जो पूरा करना कठिन है। एक तो ओनर्स इज ऑन द हेड ऑफ द कन्विक्ट, यू हैव टू प्रूव दैट कि यू द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट यू इज रॉन्ग। अब इसको प्रूव करना है उसी को जो कन्विक्ट है। दूसरा कि उसको यह गारंटी उसकी तरफ से चाहिए कि फ्यूचर में इस तरह की घटना नहीं होगी, तो इसलिए कोर्ट बेल भी नहीं देता। और ईडी का जो रिमांड होता है वो जेल से भी कष्टकर होता है, क्योंकि उसमें जो उनकी जो पूछताछ की अपनी प्रणाली है तो थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। तो मैं इसी में, हालांकि ये देखिए मुद्दा बेसिकली इकोनॉमी का नहीं है, मुद्दा है गवर्नेंस का, लेकिन इकोनॉमी और गवर्नेंस पर वर्ज कर रहा है। और यूपीएससी का तो आप जानते हैं, उसका तो आप जानते हैं कि उसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है। तो जोड़ के पूछ ही लेते हैं। तो मैं जैसे इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसा कि पीएमएलए के बारे में बात हो रही है, और पीएमएलए तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है इस समय, और चूंकि इलेक्शन का टाइम भी है और काफ़ी पार्टी लीडर्स इस समय ईडी की जब गिरफ्त में भी हैं, तो ईडी और सीबीआई, तो जब से पीएमएलए आया है दोनों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई हैं सर। और चूंकि एक प्रकार से देखा जाए सर, इसमें जो लॉन्ड्रिंग शब्द लगा हुआ है, लॉन्ड्रिंग मतलब ये होता है धुल देना, यानी कहीं ना कहीं से आप अच्छा खासा पैसा लेकर के आए, तो आप ब्लैक मनी कह सकते हैं या इलीगल वे से आपने पैसा अपने पास लाया, अब उसको धुलने का काम चल रहा है। जैसे हम किसी धोबी को गंदा कपड़ा दे रहे हैं और धुल के हमें साफ करके दे देता है, तो उसी पर धर पकड़ की पूरी चर्चा ही मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसके लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे प्लेसमेंट एक शब्द आता है, प्लेसमेंट करना, फिर उसकी लेयरिंग कर देना, उसको इंटीग्रेट कर देना। तो इस तरीके से ये पूरा लॉन्ड्रिंग एक्ट तो बनाया गया, 2002 में लाया गया
ताकि हम ऐसे लोगों को पकड़ सके जो गलत तरीके से पैसा ला रहे हैं, उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ही पकड़ने के लिए सर ये एक्ट बनाया गया। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्योंकि इसमें जो FATF आया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो लाया गया था, ताकि हम जो फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को उस पर हम धरपकड़ कर सकें। तो सर ने बड़ा अच्छा एक कमेंट भी किया कि आप आतंकवादी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मिलते जुलते लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं दे आर पॉलिटिकल लीडर्स, और काफी उनका इंडल्जमेंट है इसमें। तो सर एक तो ये है कि इसको करने का तरीका भी काफी स्मार्ट हो गया है। लोग स्मर्फिंग कर रहे हैं, डिजिटलाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग हो रही है इस समय, शेल कंपनीज आ गई हैं। तो मतलब कई तरीके हैं इसको करने के। सेल कंपनीज के जरिए भी काफी लोग जो है, और या आप कह सकते हैं जो रियल इस्टेट्स एक बड़ा इसमें हॉट स्पॉट हो गया है रियल इस्टेट्स में। अच्छा, हम लोग छोटे थे तो ये कहा भी जाता था कि अगर कोई गल्फ नेशन से पैसा ला रहा है तो जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो उसको गवर्नमेंट जो है शायद पकड़ ना पाए। इसी में जो है बिहार गवर्नमेंट भी काफी जो है इसमें आई है। मैं किसी पार्टी का विशेष रूप से नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये है कि काफी कुछ चल रहा है। सर ने का बड़ा नोटोरियस हो गया है। इस पर कैसे काबू कर पाएंगे सर? मैं तो बिल्कुल मतलब ये कहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता कि इस पे कुछ ऐसा काबू करने लायक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक बार रिजेक्ट भी कर दिया था जी, 2018 जी। में, फिर फाइनेंस एक्ट के द्वारा Right, दोबारा ले आया right, गया है। right. और तो ये बहुत बहुत ज्यादा सर देखिए, ये- इसमें मैं ये कहना जी। चाहेंगे कि इसका जो एक बैड पक्ष है, हम्म, जैसे ईडी है, Right. ईडी इज नॉट हैविंग द पुलिसिंग राइट। अब आज की तारीख में ईडी सर्च कर रहा, ईडी रेड कर रहा, ईडी किसी को कन्विक्ट कर रहा और प्लस उसको रिमांड पर ले रहा। पुलिस ज्यादा खतरनाक तो हो उसका गया। पुलिसिंग एक्ट ईडी का पुलिस से भी ज्यादा डेंजरस हो गया। Right. तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस का प्रॉब्लम है कि ये कहीं ना कहीं जो आपका पॉलिटिक का भी मतलब Exactly. में आके जुड़ जाता है जी, कि भाई जी। ये चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिविजुअल राइट है उसको कंट्रावेन करता है। बिल्कुल सर, आर्टिकल 20 जो है हाँ, उसको भी कंट्रोल करता है और 22 को भी करता करता है। तो उसमें अब अपना साक्ष्य आपको एविडेंस खुद देना पड़ेगा। है जी। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 आप तो समझ ही रहे हैं, हम्म, तो इसको भी वो अफेक्ट करता है। तो इस पर ये हमें लगता है कि आगे आने वाले में जो कम से कम ह्यूमन राइट्स लवर्स हैं, ये पीएमएलए को लेके मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि यूएपीए की तरह ये भी आज की तारीख में बहुत बहुत खतरनाक चीज बन चुकी है। तो खैर, इसके बारे में हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया है मेरे स्टूडेंट्स। आपको इसमें कुछ इस क्वेश्चन से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा, और उसमें हमने मेंस का ही क्वेश्चन डाल दिया है और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन डाल दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन जानबूझ के आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि टॉपिक है टोटल 12 और हम आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहते, बहुत शीघ्रता से हमें निपटना है। तो अब सर हम बस मैं बच्चों बता दूं मैंने कौन कौन से पॉइंट्स इस समय देखने हाँ, चाहिए हाँ, इसको हाँ, लेकर के, ताकि जो उनका प्रीलिम्स होने वाला है या उसके बाद जो मेंस होगा वो कैसे इनकी कॉपी को और अच्छा इनहेंस करेगा। एक तो पीएमएलए पढ़ करके जाए बढ़िया से, 2002 पढ़े, 2012 पढ़े, फिर 17 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको भी देख ले, और 22 जो 27 ऑफ जुलाई लास्ट 22 में एक अमेंडमेंट हुआ है, और अभी जो अप्रैल में आपके reports आई हैं, कंटेंट जी। में दिया हुआ हाँ, है, कंटेंट में आप है सारा, उसको वो पढ़िए। और मैं एक और कहना चाहूंगा, जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक जो उसको इलीगल ट्रेड को लेकर ये काफी चर्चा अभी भी हो रही है। तो अंगा की पॉलिसी भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसको लेकर के एक बार जो है सर्च कर ले, तो कहीं ना कहीं से उनको प्रीलिम्स में इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे वो टैकल करने में नो डाउट पीडीएफ आपके पास है, उसको देखिए, में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको लेकर के अपना एनालिसिस कर लें। दैट्स इट। ओके। तो माय स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इंटरनेशनल रिलेशन के एक इशू पर लाता हूं, और वो इशू ये है कि म्यांमार में आप जाते हैं, आपने मिलिट्री हुंटा के बारे में सुन रखा है, और ये 2021 में ही वहां पर मिलिट्री टेक ओवर हुआ। तो ये कोई नया एपिसोड नहीं है, लेकिन इस वीक में मुझे लाने का विशेष मकसद ये है, इस वीक में कुछ डेवलपमेंट हुआ है। उसमें एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जिस समय 2020 में बेसिकली वहां की एक लीडर है, आप लोग का क्लास 12th के एनसीईआरटी में उनके बारे में मेंशन है, आंग सान सूकी। एंड आंग सान की पुत्री है और बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मतलब कन्फाइनमेंट में, मतलब द फर्स्ट लीडर टू बी प्लेस्ड इन कन्फाइनमेंट फॉर 33 years, long years. So she deserves to be, her name deserves to be kept into or recorded into the Guinness Book of World Record. इससे ज्यादा कोई आज तक
जेल में नहीं काटा होगा या कम से कम कन्फाइनमेंट में नहीं काटा होगा जो उन्होंने काटा हुआ है। 2020 में लास्ट बार, क्योंकि म्यांमार हमारे पड़ोस में ही है, पाकिस्तान से भी मिलती जुलती स्थिति है, थोड़ा बदतर स्थिति, क्योंकि डेमोक्रेसी वहां कभी थ्राइव नहीं की। जस्ट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस आप कह सकते हो, न्यूबिन के टाइम से ही मिलिट्री टेक ओवर होता रहा, चलता रहा, और 2020 में लास्ट डेमोक्रेसी का यहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ। 2021 में मिलिट्री जुंटा ने टेक ओवर कर लिया। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि मिलिट्री ने इससे पहले भी मिलिट्री रूल लगाया था, और मैं आपको बताऊं कि वहां का जो मुख्य पार्टी है, आपने नाम सुना होगा कि जो एनएलडी, जो जिसका आंग सान सू की जिसका लीडर है, वो एनएलडी के लीडर्स को उसने कन्फाइनमेंट में दे दिया, सबको जेल में डाल दिया, और आंग सान सू की को भी शी वाज पुट इनटू द प्रिजन और द यू कैन से हाउस अरेस्ट। तो ये चीजें हुई। जो सबसे इस बार चौंकाने वाली चीज है वह यह है कि इस बार पब्लिक रोड पर आ गई 2021 में, और जो डेमोक्रेसी के लिए वहां डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हुआ वो पूरे वर्ल्ड का ध्यान अट्रैक्ट किया। अब इंडिया की मजबूरी क्या है? चाइना फैक्टर है। इंडिया मिलिट्री हुंटा को डायरेक्ट अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जाके चाइना के गोद में बैठ जाएगा, और वैसे भी चाइना के प्रति उसका झुकाव विशेष रूप से है ही। जब आंग सान सू की सरकार थी, हालांकि वो उसकी जो सरकार थी वो गवर्नमेंट में वो कहीं भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट नहीं उसको आर्मी ने दिया था, बावजूद इसके क्योंकि उसकी गवर्नमेंट थी और उसमें उसका बहुत मेजर से था, इसलिए इंडिया से म्यांमार के संबंध बहुत अच्छे हो रहे थे। लेकिन जब से मिलिट्री टेक ओवर हुआ तब से फिर म्यांमार चाइना के निकट आ गया। अब चाइना का गेम प्लान वहां क्या था कि आप थोड़ा सा मैप को देखिए, आप मलक्का चौक पॉइंट को देखिए। मलक्का चौक पॉइंट तक इंडिया का, वहां का जो चौक पॉइंट है वहां तक इंडिया का हेजेमनी है। चाइना अगर इंडियन ओशन में आना चाहेगा तो उसको मलक्का चौक पॉइंट से आना होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का से है, इंडियन ओशन में चाइना उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। तो चाइना ने म्यांमार को इन्फ्लुएंस करके आप म्यांमार के साउथ में आ पाइए। साउथ म्यांमार से वो डायरेक्ट चाहता है इंडियन ओशन में उतर जाना, ताकि हमको मलक्का चौक पॉइंट से वास्ता ना पड़े। ये उसका गेम प्लान है। खैर, अब क्या है कि वहां पर एक नई घटना 2023 में हो गई कि वहां बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। एथनिक ग्रुप्स जैसे आप देखेंगे म्यांमार में तो चीन है, और इस तरह के बहुत सारे एथनिक, वहां पर मिजो भी है, वहां नागा भी है, सो मेनी एथनिक ग्रुप्स। तो नॉर्थ ईस्ट उसका एक तरह से समझिए तो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड भी पीपुल को होता है, जो मिजोरम और नागालैंड की भी प्रॉब्लम आ गई है। तो वहां पर क्या हुआ कि वो सब ने एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया, और जो मिलिट्री हुंटा थी उसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, उसके गवर्नमेंट का नाम है, और वह जो रेजिस्टेंस ग्रुप बना उसने एक तरह से इसके साथ डायरेक्ट वॉर छेड़ दिया। सो देयर स्टार्टेड अ फुल स्केल सिविल वॉर इन म्यांमार। अब फुल स्केल सिविल वॉर हुआ, अब मिलिट्री हुंटा पीछे हटने लगी, रेजिस्टेंस ग्रुप आगे बढ़ने लगा, और इसमें कम से कम 4 मिलियन लोग बेघर हो गए। दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। नेबरहुड में आप देखिए, मिजोरम में और अभी नागालैंड में इतना ज्यादा रिफ्यूजीज की क्राइसिस आ गई है, तो स्थिति बिगड़ती चली जा रही। अब इंडिया को चाहिए, क्योंकि अब उम्मीद जुड़ी हुई है साउथ ईस्ट एशियन देशों से, जिसको आप आसियान बोलते हैं। बीच में उन्होंने 2021 में मेडिएशन करने की भी कोशिश की, 5 पॉइंट प्रोग्राम लाया, सफल नहीं हुए। अब उम्मीद है इंडिया से, चाइना से और बांग्लादेश से कि वो उसमें कुछ कर सके। तो इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि मैं एक टेक्निकल चीज आपको बताऊं, आप उधर चाइना के साउथ में आइएगा तो आपको भूटान दिखता है, और भूटान के साउथ में जहां इंडिया रीजन है, ट्रांजैक्शन है जहां, वहां पर एक चिकेन नेक है, और वही चिकेन नेक हमको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो हमारा फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अभी शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट है, तो बांग्लादेश फ्रेंडली है। तो हमको अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा, कल को अगर चाइना नॉर्थ से अटैक करके हमारे चिकेन नेक पर किसी तरह कब्जा करने में कामयाब हो जाता है, जो बहुत वल्नरेबल रीजन है, तो हम बांग्लादेश के माध्यम से पहुंच जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार होती, बेगम खालिदा जिया, जो आपको 2008-9 तक देखने को मिला था, तो फिर वहां प्रॉब्लम ये हो जाता कि वो चाइना फ्रेंडली है, वो हमें जाने का पास नहीं देता। तो हमारे पास क्या रास्ता है पता है? हम सीधा वहां से क्या उठते, बंगाल से उतर जाते बंगाल, बे ऑफ बंगाल में, और सीटवे पोर्ट पर चले जाते म्यांमार का, और सीटवे पोर्ट से तब हम घूमकर म्यांमार के रास्ते फिर हम नॉर्थ ईस्ट पहुंचते।
तो हमारे पास दो, कह सकते हैं दो ब्रिज हैं, एक बांग्लादेश है, एक म्यांमार है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने चौथी 4th टेन्योर जीतकर वो बैठी हुई, और वो भी क्यों है, क्योंकि बीएनपी ने इलेक्शन को बाइकआउट किया है। लेकिन फ्यूचर में म्यांमार को भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना फैक्टर वहां है। तो अब हमें वहां एक अच्छी डिप्लोमेसी से सिविल वॉर को एंड करना चाहिए, रिफ्यूजी क्राइसिस को दूर करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, और इंडिया को यहां बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। तो इस पहलू पर मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया और इंडिया ये मूव कर रही है हर वीक में, और हमारी नजर उस पर होनी चाहिए। तो चलिए अब हमको दूसरे टॉपिक पर लाते हैं। बहुत वेल डिस्कस्ड टॉपिक है, खासकर जो चीफ मिनिस्टर के जेल होने के बाद। हम अब अंबु जी से यह पूछना चाहेंगे, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, कि किस स्थिति में चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जो स्थिति है, अगर चीफ मिनिस्टर जेल में चला जाता है तो क्या उसे रिजाइन करना चाहिए, या कन्विक्ट होने के बाद रिजाइन करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को क्या सेफ्टी मिली है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को तो काफी कुछ सेफ्टी है, क्या यह सेफ्टी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को है। ठीक है सर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। सबसे पहले इम्यूनिटी जो मिली हुई है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, वो आपको देखनी होगी। नेक्स्ट, क्या चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर या फिर एमएलएज एंड एमपीज, इनको किसी तरह की इम्यूनिटी मिली हुई है सीपीसी के अंदर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर। इनके जो प्रोविजंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन से प्रोविजंस हैं जिनके अंदर चीफ मिनिस्टर जो हैं डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आरपीआई के कौन से प्रोविजंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस हैं, वो भी हमको पता होने चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, क्या सीएम या एमएलए अरेस्ट होने के बाद, वो अरेस्ट हो चुके हैं, क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स आई हैं ये हमको देखनी पड़ेंगी। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है नहीं कि उनको सीएम की पोस्ट छोड़नी है, बट देयर हैव बीन सर्टेन जजमेंट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जहां पे दे हैव हाईलाइटेड कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसा मोरल कंडक्ट होना चाहिए, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सुप्रीम कोर्ट ने इसने बात की है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कौन से क्या गवर्नर और प्रेसिडेंट को ऐसी कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट है। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। पहली बात तो ये, यहां पे आपको हाईलाइटेड चीज है सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सेकेंडली, एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, उनको ये इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइडेड है। दिस इज ओनली फॉर द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट। अब आते हैं चीफ मिनिस्टर और एमएलएज के पास। चीफ मिनिस्टर हो गए, एमएलएज हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, एमपीज हो गए, इनको मिली हुई है लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। कंप्लीट प्रिविलेजेस नहीं है, दीज आर लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। और इनमें इनको जो प्रिविलेज मिली है अरेस्ट से बचने के लिए, दिट इज ओनली इन द केसेस ऑफ सिविल केस। क्रिमिनल केसेस में ये प्रिविलेज इनको नहीं मिली गई है। और ये भी किसमें है, सेक्शन 135 ऑफ द सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इनको ये प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है कि आप इस चीज में क्रिमिनल सिविल केसेस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बट क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट किया जा सकता है। पार्लियामेंट्री जो लेजिस्लेटिव जो प्रिविलेजेस हैं वो हैं आपके आर्टिकल 194 में, जो कि हाईलाइट करता है कि कहां कहां पे आपको ये प्रिविलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट के अगर सेशंस चल रहे हैं तो 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर आप अरेस्ट नहीं हो सकते हैं, इवन इन द केस ऑफ सिविल केसेस। क्रिमिनल केस की बात नहीं है, सिविल केसेस में भी आप नहीं हो सकते हैं 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर। दूसरा, अगर आपके कोई उस समय कमिटी, आप एमपी हैं, एमएलए हैं, आप उस कमिटी के मेंबर हैं उस समय, और जिसकी मीटिंग हो रही है, उस दौरान भी आप अरेस्ट नहीं हो सकते, मगर क्रिमिनल केसेस में हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और सीपीसी ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर आपने पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई स्पीच दी है तो उस स्पीच के बेसिस पे आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको उसमें प्रोवाइड की गई है। अगर आप वोटिंग कर रहे हैं उसकी भी फ्रीडम है आपको। मगर हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी सर, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि अगर आपने वोटिंग की है और क्रॉस वोटिंग की है और उसमें आपके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस हैं, देन यू कैन बी अरेस्टेड। उसकी फ्रीडम नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रिविलेज जो है सीएम और पीएम को, सीएम, एमएलएज, एमपी एंड पीएम को नहीं मिलती है। बात है डिस्क्वालिफिकेशन की अब, कि कहां कहां पे इनको डिस्क्वालिफिकेशन सीएम जो है हो सकते हैं, किन किन केसेस में उनको डिस्क्वालीफाई किया
जा सकता है। तो कुछ प्रोविजंस तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन मेंशन्ड है उसमें एक लास्ट प्रोविजन है, एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके तहत भी कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं जिससे कि एमएलएज और सीएम जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर सेक्शन 8, 8A, 9 एंड 9A। तो इनके तहत जो है सीएम और एमएलए जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो प्रोविजंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में गए। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, कैन द सीएम कंटिन्यू टू रूल द स्टेट व्हेन ही इज बिहाइंड द बार्स? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। अब इसका जवाब जो मिलता है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो रूल नहीं कर सकते हैं। बट इफ वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सबसे पहले अगर हम जजमेंट देखते हैं मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इथिकल कंडक्ट की वहां पे बात की है। उन्होंने बोला है कि मॉरल कंडक्ट जो है अच्छा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए एक किसी भी पब्लिक सर्वेंट को सर्व करने के लिए। अगर आपके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे तो ये जो तीनों चीजें हैं ये तीनों फुलफिल नहीं हो रही हैं। बट अगेन मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आपको रिजाइन करना होगा वहां से। एक और केस आता है आपका लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेक्शन जो आरपीए का एक सेक्शन था उसमें यह कहा गया था, अगर आप किसी केस में कन्विक्ट होते हैं और आप जेल चले जाते हैं, मगर आप 3 महीने के अंदर आप फिर से हायर कोर्ट में अपील करते हैं, तो और उस आपके जो ऑर्डर, पिछला जो ऑर्डर है उस पर अगर हायर कोर्ट जो है उस पर आपको स्टे लगा देता है, देन आपको रिजाइन करने की या फिर उस पोजीशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लिली हाई कोर्ट रिफ्यूज कर गया। हाँ, और लिली थॉमस केस में यूनियन ऑफ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दे रिमूव दिस प्रोविजन, कि आप ऐसे तो कोई भी कन्विक्ट हो रहा है वो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और वो कभी अकाउंटेबल ही नहीं हो पाएंगे जो लेजिस्लेटर्स हैं। तो ये एक केस था। एक और इसमें केस था लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसमें इन्होंने मैंडेटरी किया, उसमें इसमें यह किया गया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अगर कोई भी लेजिस्लेटर कन्विक्ट हो रहा है तो ही विल बी डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years। तो 6 साल के लिए, अगले 6 साल के लिए वो कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो शामिल हो जाता है। स्टूडेंट को सम टोटल बताइए, जैसे अगर वो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट होता है, दैट इज द वन फैक्ट जी। जैसे आपने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ध्यान में रखना। जी 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 जी। एक अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी ने अपना कंप्लेन बताया कि देखिए जेल मैनुअल्स के खिलाफ है कि जेल में ऑपरेट करते हुए रोज वो लेटर भेजेंगे गवर्नमेंट चलाने के लिए, और हमारी जेल अथॉरिटी अनुमति नहीं देता है जेल मैनुअल्स के अनुसार कि हम किसी के व्हेन वी हैव टू मेक समवन पास द सीक्रेट फ्रॉम द इनर कंपार्टमेंट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो चीजें भी एक आ रही है जी। और एक मुद्दा जो इसमें सबसे अहम मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जब चीफ मिनिस्टर कन्विक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी दिल्ली गवर्नमेंट में अगर चीफ मिनिस्टर को सैक करे, जी, इज इट पॉसिबल? हाँ सर, आर्टिकल 239A जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि देयर शुड बी अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए एक सरकार होनी चाहिए। पर आर्टिकल 239A भी ये बोलता है अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लगता है कि जो आर्टिकल 239A के तहत जो सरकार चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है, देन ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाएं अंडर आर्टिकल 239A(b). बट ये जो 356 और 365 वाले जो प्रोविजंस हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में लागू नहीं होता है। लेकिन सम टोटल जितने भी जजमेंट आपने बताए और जितनी भी चीजें वो यही कहती है कि जब तक चीफ मिनिस्टर कन्विक्ट नहीं हुआ हो, ही शुड नॉट बी कंपेल्ड टू रिजाइन। यस, ही कैन He should not be compelled to resign क्योंकि convict नहीं है। कन्विक्ट नहीं है। और चार्ज तो किसी पर लगा सकता है, चार्ज तो किसी पर आ सकता है। ही विल बी नॉट, इवन जॉब में है कि आप डिवार तभी जॉब से होते हैं जब कन्विक्ट होते हैं। अदरवाइज सपोज को समवन इज selected an IAS officer and his neighbor who is inimical towards him will immediately file a case against him. तो ये भी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ भी लागू होती है कि भाई किस कंडीशन में उसका अरेस्ट हुआ है, एग्जैक्टली सर, कैसा माहौल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी में थोड़ा सा फर्क है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया। अब हम आपको मनीष जी 2 चीजें शॉर्ट में डिस्कस करने के लिए कहेंगे। एक मुद्दा हमारा होगा जिसमें एक H5N1
जो एक वायरस जिसने कि जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं, जी एवियन इन्फ्लुएंजा, वो एनिमल्स को में पहले सबसे पहले वो एनिमल्स में गया था, एनिमल से फिर वो एनिमल वर्ल्ड से वो मैमल्स में चला गया और मैमल्स से फिर ह्यूमन बींग्स में। ये कोई नई बात नहीं, बहुत पहले से जा पहले रहा है। से लेकिन अभी जो इमीडिएटली यूएसए में जो कुछ एक डिस्कवरी इस तरह की हुई, तो ऐसी भी कुछ शंका प्रकट कर रहे हैं कि मे इट कल्मिनेट इनटू द नेक्स्ट पैंडेमिक। क्या ये कोई नए पैंडेमिक का रूप तो नहीं ले सकता? सर, इसको सबसे पहले बेसिक तरीके से समझना होगा हमें कि एक गूज फार्म था चाइना में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया गया H5N1 फ्लू को, जो कि बर्ड फ्लू है। जनरली जो हमारा उड़ने वाले पंछी होते हैं उनमें होता है। फिर देखा गया समय के साथ कि उन पंछी जो मरने के बाद जो जानवर उनको खा रहे हैं, वो मैमल्स, उनको भी वो बीमारी हो गई। फिर धीरे-धीरे देखा गया कि इनमें खासकर ये एक mRNA वायरस होता है, ये जिसका म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है और इसके म्यूटेशन होने से इसका जो न्यू वर्जन होता है, वो स्प्रेड भी तेज़ी से होता है। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि चाइना से यूरोप पहुँच गया, यूरोप से अफ्रीका आ गया, अफ्रीका से पूरे एशिया के बहुत सारे प्लेसेस में आ गए, वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आ गया और रिसेंटली फरवरी 2024 में देखा गया कि एंटार्क्टिका जैसे प्लेस में भी ये पहुँच गया। मतलब ये वाइड स्प्रेड फैल तो रहा है। हालाँकि इसमें ये मेनली एनिमल्स रिलेटेड है, लेकिन अमेरिका में नोटिफ़ाई देखा गया ये कि जो जो हमारे मिल्कमैन होते हैं, जो पशुओं का सेवा करते हैं, उनमें भी ये ट्रांसफ़र हो चुका है और उनके इम्यून सिस्टम को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें कोई सिम्पटम भी नहीं दिखता कि आपको पता चले कि आपको ये H5N1 से आप इसके इन्फेक्टेड हैं। और कई बार सीवियर न्यूमोनिया के केसेस हो जाते हैं जिसमें इंसान का डेथ भी हो जाता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है, मतलब बुरी बात ही है, लेकिन अच्छाई ये है कि जैसे कोरोना वायरस था, वो भी एक हमारा आरएनए वायरस ही था, जैसे कि H5N1 वायरस है। लेकिन इसका विस्तार उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है फैलाव जितना कि कोरोना हुआ था, उससे बहुत कम। 2003 से लेके 2020-22 तक देखा जाए तो मुश्किल से 863 850 मतलब 1000 केसेस भी इंसानों में ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन चूँकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं, हमारे यहाँ सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग जो है डोमेस्टिकेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। इन बात को ध्यान में रख कर के हमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और जो भी प्रिकॉशंस हो सकता है पॉसिबल, वो लेने की आवश्यकता है। चलिए, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसमें मतलब पैंडेमिक थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, मतलब जी, इतना ब्रूइंग ऑफ द पैंडे केस, हाँ, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, कोई नई चीजें नई नहीं। चीज़ नहीं है। जी, लेकिन एक और भी है, जैसे एआई, ये कोई नई चीजें भी नहीं है, जी, बहुत पहले से चली आ रही। इस बार जब जेनेटिव एआई वाली बात आई तो थोड़ा लोग ज्यादा डर गए। डर पूरे गए। वर्ल्ड में आपने एलन मस्क से लेके बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई वी शुड, द ह्यूमैनिटी शुड रिवाइज दिस टेक्नोलॉजी। कुछ ने कहा इसको टेक्नोलॉजी को इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। जी, फिर एक स्कॉलर ने बहुत सही कहा कि देखिए, टेक्नोलॉजी को हम नहीं रोक सकते जिसका टाइम आ गया। जी, यही हुआ था जब प्रिंटिंग प्रेस आया था। जी, तो प्रिंटिंग प्रेस को वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस किया, लेकिन वही प्रिंटिंग प्रेस को इस्लामिक वर्ल्ड ने बैन कर दिया, कहा कि नहीं, वो हमारे इस्लाम के खिलाफ। परिणाम क्या हुआ? वेस्ट आगे बढ़ गए और जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो पिछड़ गया और अंत में वो वेस्टर्न इंपेरियलिज्म का शिकार हो। तो हम एआई को रोक नहीं सकते, लेकिन इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। मतलब गुण भी है, बेन भी है। और अभी तो बेन ही ज्यादा दिख रहा है कि क्योंकि दुनिया में वैसे भी आप देखते हैं 10 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन क्रॉस कर रहा है, और उसके बाद एआई जिस तरीके से नौकरी छीन रहा, जी, तो उससे तो बहुत खतरा, फिर डीप फेक्स का खतरा और डेमोक्रेसी का खतरा, इलेक्शंस में खतरा, हर जगह डेंजर है। तो दुनिया के कुछ देशों ने उसको रेगुलेट करने की कोशिश की कि एटलीस्ट इट शुड बी रेगुलेटेड, और यूएनओ ने भी इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया कि भाई देखिए, आप इसको चलाइए, लेकिन ध्यान रखिए एसडीजी जो 2030 में जो हमारा लक्ष्य है, वो एसडीजी कोई एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई कि द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड शुड बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट, द गवर्नमेंट शुड बी केयरफुल। फिर चाइना ने इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन लाया, थोड़ा यूरोपियन यूनियन ने, ब्रिटेन ने, और इंडिया ने भी एक एआई मिशन भी चलाया है, और फिर रेगुलेशन की भी कुछ बात की है। तो इस एआई रेगुलेशन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए बस शॉर्ट में। सर, जैसा कि इस उभरती दुनिया में हमने देखा कि किस तरीके से शुरुआत हमारी टेक्नोलॉजी की दुनिया में होती है। आपका अगर शुरुआती दिनों की बात की जाए तो किस तरह से हम लोग आते हैं, पहले
डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, फिर न्यूक्लियर में आगे बढ़ते हैं। धीरे-धीरे करके 90s के दशक में आते हैं, आईटी रिवॉल्यूशन आता है और भारत सरकार जो काफ़ी प्रोएक्टिव थी और हम 90s में ही स्टेप्स उठाए और दुनिया के आज हम लोग वर्ल्ड लीडर में काउंट किए जाते हैं आईटी में। और देखा जाए तो एआई उसी का एक एक्सटेंडेड वर्ज़न है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसका डायरेक्ट लिंक हमारे आईटी सेक्टर से है। तो और हम जानते हैं कि वर्ल्ड लीडर अगर बनना है तो हमें जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हमें आगे रहना पड़ेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस दिशा में काफ़ी आगे हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि जब प्रेज़ेंट टाइम में देख रहे हैं तो इसकी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एआई का सबसे बड़ा चुनौती ये है सर कि एआई लीड्स टू ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आज की तारीख में लगभग 60% जो काम होते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो सब के सब ऑटोमेशन के थ्रू हो रहे हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लगभग 30 करोड़ जॉब जो फुल टाइम जॉब लोग कर रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एआई एनेबल्ड मशीन्स। सो ये बहुत बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी समस्या। इसके अलावा हम देख रहे हैं आजकल के किस तरह से इलेक्शन मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, डीप फेक्स आर वीडियोज आ रहे हैं, ऑडियो किसी का भी आप किसी के वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मोदी जी ने खुद अपना वीडियो प्रेजेंट किया कि देखो मैंने खुद नहीं किया लेकिन किसी ने मेरी आवाज में ये गाना बना दिया। तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन भी जा रहा है। इन सब बात को ध्यान में रख के भारत सरकार एक तरफ तो कोशिश कर रही है कि जैसे एआई फॉर ऑल, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इसका उपयोग हर किसी के लिए हो। साथ ही भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसका मिसयूज ना हो सके। इसी दिशा में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया। हालांकि हम देखेंगे कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हुआ, यूके में भी हुआ, चाइना में भी हुआ, इंडिया भी स्टेप्स ले रहा है। इसी बीच एक बहुत अच्छा स्टेप लिया यूनाइटेड नेशन ने, एक रिजोल्यूशन पास किया जिसके अंतर्गत इसके कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि हम लोग ऐसा कुछ कोशिश करें जिससे इसका सेफ, सिक्योर, एथिकल और ट्रस्टवर्दी यूज हो सके। साथ ही जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे कंट्रीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं, ये सब मिल करके एक कंसेंसस के थ्रू एक ऐसा गाइडलाइन बनाएं, एक ऐसा अप्रोच अपनाएं जिससे इसका गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से किया जा सके। इन सारे कंसर्न्स को ध्यान में रख करके उन्होंने अपना एक रिजोल्यूशन पास किया। हालांकि एक इशू ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो रिजोल्यूशन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। सो एक तरह से ये एडवाइस के तौर पे है। वी ऑल नीड टू टेक केयर ऑफ द सेम। ये ठीक है। जी ठीक है मनी जी, थैंक यू, आपने इसको क्लियर किया। अब मैंने इसमें कंटेंट में मैंने स्टूडेंट्स को अच्छे ढंग से रख दिया है, उस पर क्वेश्चन भी फॉर्म कर दिया है, जी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे इसको। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में हमको एक इशू आपसे डिस्कस करना है और वो इशू है कि हाउ मच इफेक्टिव इज इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश। एक्चुअली बांग्लादेश में क्या है कि बेसिकली आजकल एक फैशन जैसा हो गया है कि इन साउथ एशिया कि इंडिया आउट कैंपेन, जी जैसे इंडिया से ही सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मालदीव्स में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ। तो बेसिकली अब यहां पर दो क्वेश्चन उठता है। एक होता है इज इट द रिएक्शन अगेंस्ट इंडियाज बिग ब्रदरली डोमिनेंस, इंडिया जो, हाँ, तो बिग ब्रदरली डोमिनेंस के अगेंस्ट में तो कहीं ये रिएक्शन नहीं। दूसरा है कि इज इट द वेंटिलेशन ऑफ द डिसकंटेंटमेंट एट द लोकल लेवल। अब लोकल लेवल में मालदीव्स और बांग्लादेश दोनों का सिचुएशन अलग है। मालदीव्स में इलेक्शन हुआ, नए प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइजू, वो पहले से प्रो चाइनीज थे, तो उनके आते ही ये क्लियर हो गया कि वो प्रो चाइना जाएंगे और प्रो चाइना वो जा रहे हैं। हालांकि उसकी कीमत आज भी हमने न्यूज में देखा है, उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। उनका पूरा का पूरा इकोनॉमी है वो अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 60% फॉरेन करेंसी तो उनको टूरिज्म से आता था और 30% जीडीपी टूरिज्म से आता है और सबसे अधिक टूरिस्ट इंडिया से जाते थे। अब इंडियंस ने कहा कि अब नो मोर मालदीव्स, तो उनको तो गया, बहुत क्षति हुई। अब रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का सिचुएशन अलग है। ये बेसिकली इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द अपोजिशन पार्टी बीएनपी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका शुरू से भी जो बेगम खालिदा जिया है उसका एंटी इंडिया स्टैंड रहा है शुरू से ही, वो चाइना प्रो चाइनीज रही है। तो उसमें क्या हुआ कि अभी उसको बेसिक कह सकते हैं ग्रीवांसेस है या खुंदक है कि अभी उस एक्चुअली उससे गलती क्या हुई कि वो लगातार चुनाव को बाइकआउट करती रही। अब वो चली गई है मार्जिन पर एक पार्टी। 2014 के इलेक्शन को बाइकआउट किया, 2024 के इलेक्शन को बाइकआउट किया। और आप लोगों ने भी गौर किया होगा
कि जब बांग्लादेश इलेक्शन होने वाला था तो जो बाइडेन स्टार्टेड टू क्रिएट प्रेशर ओवर बांग्लादेश कि यू हैव टू यू कैन से फॉलो द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। माने उनका कहना था कि भाई आपका अनडेमोक्रेटिक नॉर्म से अपोजिशन के साथ आप अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। तो बीएनपी को उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं उसके जो बाइडेन के प्रेशर में यहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होगा जो इलेक्शन करवाएगा। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट ही किया, कहा कि भाई इंटरनल मैटर है, इसमें हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। तो अब बीएनपी को डाउट ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ऐसा है कि ऐसा ही होगा कि इंडिया का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है यूएसए पर और इंडिया के इन्फ्लुएंस में यूएसए ने ऐसा किया। तो अब इसी के रिएक्शन में डायरेक्टली तो नहीं, बीएनपी डायरेक्टली ऑफिशियली सामने नहीं आई, लेकिन उसके जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाई कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो, ये करो। अब देखिए, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, बिना इंडिया के उनका काम चल नहीं सकता। उनका $60 बिलियन का ट्रेड है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट उनका ट्रेड पार्टनर है। इतना चीपर रेट में इंडिया का प्रोडक्ट मिलता है, इंडिया का स्किल्ड लेबर मिलता है। आज उनकी इकोनॉमी अगर इतना आगे बढ़ सकी और कॉटन गुड्स में इतना अच्छा कर सके तो रॉ मटेरियल्स इंडिया उनको प्रोवाइड करता है। फूड फ्यूल एंड रॉ मटेरियल्स ये इंडिया से उनको जाता है। तो इस बात को ये शेख हसीना वाजिद ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि इंडिया हमारा बहुत क्लोज पार्टनर है और इंडिया हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक पेच आ गया है, सीएए। एग्जैक्टली। अब तक शेख हसीना वाजिद तो बांग्लादेशियों को कन्विंस करते रहे कि इंडिया तुम्हारा सिंपैथाइजर है। अब सीएए में प्रोविजन ये है कि 3 मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए जो 6 यहाँ के मतलब कह सकते हैं रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनको तो प्रोटेक्शन दे दिया गया कि आप एनआरसी के घेरे में नहीं आएगा, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। बच गए सिर्फ मुस्लिम्स, और बांग्लादेश के मुस्लिम्स वहां पर माइग्रेट करके आ रहे हैं। अब अगर ये बांग्लादेश के मुसलमानों को वापस जब भेजने की बात होगी, इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ, इवन द सिख, अब शेख हसीना वाजिद could not save her face and then in Bangladesh would be upset at this behavior। तब इसको इंडियन गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। तो मैं स्टूडेंट्स, हमने कंटेंट भरपूर आपको दे दिया है। इसके पीछे हमने प्रीलिम्स के भी डाल दिए हैं और क्वेश्चंस भी, जैसे इसमें आप चूंकि आपका इंटरनेशनल रिलेशन में चूंकि मेंस का ही क्वेश्चन होता है, तो इसमें मैंने केवल मेंस ही मेंस का क्वेश्चन 3 टॉपिक मैंने जो इंटरनेशनल रिलेशन का रखा उसमें मेंस का क्वेश्चन मैंने फॉर्म किया। जैसे डू यू अंडरलाइन द शिफ्ट इन इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी रिसेंटली, एक्सप्लोर द रीजन बिहाइंड द पॉलिसी शिफ्ट, 150 वर्ड्स। तो ऐसे पीछे मैंने क्वेश्चन लगा दिया है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जो लेक्चर को सुनते हुए और अपने जो आपके जनरल स्टडीज के जो ट्रेडिशनल आपने किया हुआ है उस टॉपिक के साथ सबके साथ ज्यादा नहीं 3 to 4 लाइंस अपडेट कर लीजिएगा, ताकि आपका स्टडी मटेरियल अपडेट हो जाए। ध्यान रहे, फैक्ट्स नहीं बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज साउंड का प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए। वैसे हम लोग भी 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कुछ रह जाएगी तो अगले वाले में पूरी तरह दूर हो जाएगी, देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।